बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस के ग्रेड 12 के लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। हमारे पास आज के दिन जो टॉपिक्स कवर होंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम सबसे पहले इसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे, डिफ़ाइन करेंगे इसको। उसके बाद हम इसका सिंटैक्स, जनरल फॉर्मेट, कैसे इसको लिखा जाता है C++ में, प्रोग्रामिंग कंपाइलर में कैसे इसकी की जाती है एडिटर में। इसी तरह इसका जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये काम करती है किसी प्रोग्रामिंग में, कैसे इसका लॉजिक रन हो रहा होता है। और इसी तरह हम उसकी कुछ प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम दिखाएंगे कि कैसे वो चल रहे होते हैं। एक्सप्लेन करेंगे उन प्रोग्राम को कि किसी प्रोग्राम के अंदर स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। और साथ ही हम इसका कुछ डिफरेंस, जो कि इफ़ एल्स इफ, जिसको हम एल्स इफ कहते हैं, उसके साथ उसका डिफरेंस, उसका कंपैरिजन भी किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हमारे पास इसी तरह उसकी डिफिनीशन होगी जैसे स्विच स्टेटमेंट की। इसी तरह उसका सिंटैक्स बयान होगा कि कैसे उसको जनरली लिखा जाता है, जनरल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा उसकी जनरल फॉर्मेट को। इसी तरह हम उसकी कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ एक प्रोग्राम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे नेस्टेड इफ काम कर रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर। हमारे पास स्विच स्टेटमेंट की जो definition है वो ये है, switch statement is a control statement that is used in programming when a single block of statement is to be selected among many choices, just like MCQ। आपके पास एक क्वेश्चन होता है और उसके बेस पे आप चार में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। MCQs की तरह काम करता है स्विच स्टेटमेंट। बहुत सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हैं, उनमें से चूज एक ही करना है, सिलेक्ट एक ही करना है। और ये हमारे पास ज़्यादा जो इसकी लॉजिक है, चलता है, वो तकरीबन बहुत सारी जगहों में एल्स इफ़ यानी इफ़ एल्स इफ की जगह भी यूज़ होता है। तो हम इसको इफ़ एल्स इफ के साथ आखिर में कंपेयर भी करेंगे। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मेट हम देखें कि जनरली ये लिखा कैसे जाता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हमने कहा था, सिंटैक्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि आपने फॉलो करना होता है। अगर आप उस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते, उस सिंटैक्स को यानी उस तरीके को आप फॉलो नहीं करते, तो आपका प्रोग्राम गलत तस्वर होता है, फुल ऑफ एरर्स होता है, बग्स होते हैं उसमें। तो हमारे पास स्विच का जो स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है स्विच। द कीवर्ड स्विच इज़ यूज्ड। आप देख सकते हैं स्विच के वर्ड को उसी तरह SWITCH स्विच लिखा गया, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट। उसमें इस पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, या एक्सप्रेशन या वेरिएबल, इन दो चीज़ों में से एक्सप्रेशन या वेरिएबल आप लिखेंगे। यहाँ पे आप कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट लिखते हैं तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं रहता। अब हमारे पास उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे पहले है केस। द वर्ड केस, CASE केस, ये हमारे पास कीवर्ड है। जैसे स्विच एक कीवर्ड था, इस तरह केस भी एक कीवर्ड है। और उसके साथ कॉन्स्ट वन। कॉन्स्ट वन का मतलब है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से कांस्टेंट आ सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट आ सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट आ सकता है। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं आएगा। हमारे पास स्विच केस में कांस्टेंट आते हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर हो सकता है और कैरेक्टर हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं केस 1, केस 2, इस तरह हम नीचे देखते जाएंगे, केस 3, इस तरह केस A लेकिन किसमें बंद, सिंगल कोटेशन मार्क में, केस B लेकिन सिंगल कोटेशन में बंद, केस लेट्स सपोज आप कहते हैं प्लस, लेकिन प्लस को सिंगल कोटेशन में बंद कर देंगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये काम करेगा।
अब हमारे पास केस कॉन्स्ट 1, अब इसके बाद सेमी कॉलन की बजाय हम इसमें कॉलन यूज़ करते हैं और कॉलन के साथ ही फिर हम नीचे इसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे देते हैं। ये पहले केस का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी आउट में कुछ, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो करना चाहें इस केस के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये केस 1 का ब्लॉक स्टेटमेंट है। इसी तरह इसके बाद आ जाता है ब्रेक, सेमीकोलन। अब यहाँ पे एक केस कॉन्स्ट 1 खत्म हो गया। उसके बाद शुरू हो जाता है केस कॉन्स्ट 2, दूसरा केस, उसी तरह उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसी तरह उसका ब्रेक। इसी तरह फिर हमारे पास तीसरा कॉन्स्ट 3, केस कॉन्स्ट 3 यानी तीसरा केस शुरू हो सकता है और उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड उसका हमारे पास ब्रेक। याद रखें ये 3 तो हमने यहाँ पे दिए हैं जनरल सिंटैक्स के तौर पे, लेकिन आप कहीं केसेस लिख सकते हैं, केस 1 2 3 4 5 6 जितने आप चाहते हैं। अब उसके बाद जितने भी आप कर लें, यानी ये चलता जाए, ठीक है, कहीं केस हो सकते हैं। आखिर में फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। जब एक केस भी हमारे पास नहीं चल पा रहा तो फिर हमारे पास क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, उसके अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे, फिर ब्रेक होगा और फिर यहाँ तक हमारे पास कर्ली ब्रेसेस बन गए। वो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस से लेकर जो कुछ स्विच के बाद है, लास्ट ब्रेक के बाद, सेमीकोलन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस हैं, यहाँ तक हमारे पास कहलाती है बॉडी ऑफ स्विच। लास्ट कर्ली ब्रेसेस के बाहर जो है, लास्ट ब्रेक के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्रेक के बाद जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके बाद आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम मौजूद है। अब हमारे पास इसको एक्सप्लेन करते हैं सही तरीके से कि इसमें क्या स्विच कैसे काम कर रहा है, ब्रेक का क्या काम है, केस का क्या काम है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैसे चल रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है एक्सप्रेशन और वेरिएबल रिटन विद इन द ब्रैकेट इज इवैल्यूएटेड। यानी स्विच के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन और वेरिएबल दिए हुए हैं, इसको वैल्यूएट करना है। इसमें कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू के मुताबिक, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्विच ए इज अ वेरिएबल। अब ए की जो वैल्यू है, लेट्स सपोज 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, ये उसको ए को एक वैल्यू असाइन की हुई है, वो वैल्यू उसमें आ जाती है। स्विच ए का मतलब है कि जाओ स्विच उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, वो वैल्यू उठती है और वो वहाँ जाके केसेस के, केस 1 2 3 जो भी केस के साथ जो करेक्टर कांस्टेंट या इंटीजर कांस्टेंट लिखा हुआ है उसके साथ इक्वालिटी मैचिंग करती है। अब हमारे पास उसका रिजल्ट जो है एक्सप्रेशन वेरिएबल का या एक्सप्रेशन का या वेरिएबल का जो है वो कंपेयर किया जाता है सीक्वेंस में कांस्टेंट वैल्यूज के साथ। कौन सी, 1 2 3, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज है, चाहे वो ए बी सी के फॉर्मेट में करेक्टर कांस्टेंट है, चाहे वो इंटीजर कांस्टेंट है, उनके साथ मैच किया जाता है। अगर तो वो मैच हो जाता है, मिसाल के तौर पे ए में थी वैल्यू, स्विच अंदर था वेरिएबल ए और ए में वैल्यू थी 3, तो ये जाएगा केस 3 पे, 3 अगर इधर कांस्टेंट लिखा होगा और उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाएगा। अब अगर हमारे पास रिजल्ट मैच कर जाता है किसी कांस्टेंट के साथ, यानी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है या वेरिएबल का जो हमने इवेल्युएट किया, स्विच ए इज अ वेरिएबल, या स्विच ए प्लस बी से 1 + 2 = 3 आ गया, तो वो उसी 3 को केस को सिलेक्ट करेगा और उस पर जंप करके उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे उसी केस, और फिर कंट्रोल एग्जिट कर देगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम के किसी भी पहली लाइन पर ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए। हमारे पास अगर कंडीशन, अगर जो है ना हमारे पास स्विच में जो वेरिएबल की वैल्यूएट की गई वैल्यू या एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट किया गया वो किसी एक केस के कांस्टेंट के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट का एक कीवर्ड जो कि लास्ट में यूज़ हुआ था, उस डिफ़ॉल्ट पे ये क्या कर देता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है और उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चला के उसके बाद कंट्रोल को एग्जिट कर देता है।
लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट का वर्ड है ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। इसको जैसे इफ़ एल्स, इफ़ में लास्ट एल्स ऑप्शनल होता है, इस तरह यहाँ पे भी इसको लास्ट में ऑप्शनल रखा गया। इन स्विच स्टेटमेंट इट्स अलाउड टू यूज अ वेरिएबल विद इन द पैरेंट इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन। हमने जैसे कहा शुरू में ही कह दिया था कि स्विच वेरिएबल या एक्सप्रेशन, वेरिएबल देंगे उसकी भी एवेल्यूएट करना होगा, एक्सप्रेशन है उसको भी एवेल्यूएट करना होगा। और उसकी एवेल्यूएशन क्या है कि आप यूज़र से कोई वैल्यू मांगते हैं, वो उसी वेरिएबल या उस एक्सप्रेशन में जाती है और फिर वो सॉल्व होके एवेल्यूएट होके फिर उसी केस के साथ, मुख्तलिफ केसेस के साथ मैच करती है उसके कांस्टेंट के साथ, जिसको कांस्टेंट को एग्जीक्यूट, जिस कांस्टेंट के साथ मैच हो गई, इक्वल हो गई, उस पर जंप करके उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट की बात है। ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के एंड पे है। केस, उसका कांस्टेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और उसके बाद ब्रेक। ब्रेक का काम क्या है कि आपके कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देना आउट ऑफ स्विच बॉडी। इसका फ़ायदा क्या है, अगर हर केस के बाद नहीं होगा ये तो क्या होगा, केस 1 होगा उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाएगा, ब्रेक नहीं देखा तो केस 2 के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को भी चला देगा, फिर ब्रेक नहीं है तो केस 3 के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को भी चला देगा। तो हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा इसको, इसीलिए ब्रेक को यूज़ किया जाता है। हमारे पास स्विच स्टेटमेंट को प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, इसका हमारे पास जो ये पहला प्रोग्राम है उसमें हम देखते हैं कि लाइन नंबर 1 में हम नेम स्पेस std, इस यूजिंग नेम स्पेस std एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे आइडेंटिफायर हैं। जब हम ये लिखते हैं div C++ में इसका लिखना लाजमी है, जो हमारे पास कंपाइलर मौजूद हैं div C++ में। अगर टर्बो सी में लिख रहे हैं तो बुक की जो तरीके से लिखा हुआ है include iostream डाटा shared include conaio डाटा h, उससे नॉर्मल शुरू करें। लेकिन यहाँ पर div C++ में आपको यूजिंग नेम स्पेस std लिखना होता है। क्योंकि मैंने यूजिंग नेम स्पेस std इसलिए यूज़ किया है कि हमारे पास जो div का प्रोग्राम था उसको हमने div C++ के आईडी से यूज़ किया है, तो इसलिए हमने यूजिंग नेम स्पेस std लिखा, फिर include iostream लिखा, .h इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यूजिंग नेम स्पेस std आ गया है। include conaio डाटा h को लिखा जाएगा। इसी तरह मेन फंक्शन लिखा और हम आ गए उस फंक्शन में, प्रोग्राम में int a, एक वेरिएबल a नाम का जिसको डेटा टाइप इंटीजर है, यूज़र प्लीज़ एंटर अ नंबर सी ने। अब हम बताने चलें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है किस लिए। ये प्रोग्राम इसलिए है कि हम यूज़र से कोई नंबर मांगे और यूज़र नंबर दे और उस नंबर के एक्सेप्ट करने के बाद प्रोग्राम आउटपुट में बताए कि वो नंबर 0 था, 1 था या इन दोनों में से एक भी नहीं था। इसको हमने स्विच के जरिए किया। जैसे ही उसने नंबर लिया, लेट्स सपोज उसने नंबर ले लिया 1 जाएगा ए में और स्विच ए, यानी स्विच करो जाओ ए की तरफ। ए में क्या है, 1 है। 1 मैच होगा किसके साथ, केसेस के कांस्टेंट्स के साथ। 0 है पहले केस 0 में, तो 0 और 1 को देखा जाएगा, ए में जो वैल्यू 1 है उसके साथ देखा, हमारे पास मैच नहीं किया, इक्वल नहीं हुआ। नेक्स्ट केस पे आएगा केस 1 में जो 1, केस 1 का 1 मैच होगा ए के साथ, ए को इवोल्यूट कर दिया गया था, उसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 और 1 मैच कर जाएंगे और उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सी आउट नंबर यू एंटर्ड इज़ 1 लिख दिया जाएगा। इसी तरह ब्रेक को देखा जाएगा और ब्रेक का काम है टू एग्जिट द कंट्रोल फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच। अब बॉडी ऑफ स्विच कहाँ से शुरू होती है, बॉडी ऑफ स्विच शुरू होती है लाइन नंबर 11 से लेकर लाइन नंबर 21 के दरमियान में जितना कुछ है वो बॉडी ऑफ स्विच है। इससे बाहर निकाल के गेट ch प्रोग्राम है। लेट्स सपोज यूज़र दूसरा नंबर एंटर करता है 10, अगली बार 10 एंटर करता है, ए में 10 गया, इवैल्यूएट हो गई, ए की वैल्यू 10 आ गई, स्विच करेगा 10 की तरफ। 10 क्या, 10 मैच होगा केस 0 के 0 के साथ, 0 और 10 इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं चलेगा ब्लॉक, 1 इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं चलेगा, और आखिर में आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पे आया और लिख दिया नाइदर 0 नॉर 1, और उसके बाद गेट ch के साथ प्रोग्राम को एंड कर दिया। ये तरीक़ाकार होता है किसी भी स्विच स्टेटमेंट को प्रोग्राम में यूज़ करने का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जा रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, वॉवल और कॉन्सोनेंट के यूज़र इंटर करे कोई करेक्टर, कोई अल्फ़ाबेट, और कंपाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम ये बताए कि ये जो नंबर जो अल्फ़ाबेट इंटर किया है ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट। अब सी आउट प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट। अब याद हमें ये पता है कि हमने इसको 4 डेटा टाइप लेना है ए का,
फिर सीन ए में वैल्यू चली जाएगी, स्विच टू ए। अब हमारे पास वावल्स हैं ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास बाकी सारे। रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स अदर देन ए ई आई ओ यू। सो हमारे पास अगर कोई यूज़र एंटर करता है डी, तो ए जो वेरिएबल है 4 डेटा टाइप है उसका, 3 के साथ ए लिखा, तो ए में क्या चला जाएगा डी, लेकिन डी विद सिंगल कोटेशन मार्क में इनक्लोज। अब डी जब आ गया तो ए में डी पड़ा हुआ है, तो डी के साथ कांस्टेंट्स मैच होना शुरू हो जाएंगे, हर केस के साथ कांस्टेंट्स लिखे होंगे। आप देखेंगे केस ए हमारे पास क्या है, केस ए में ए जो है हमारे पास क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है। केस ई में ई हमारे पास करेक्टर कांस्टेंट है। केस आई में आई करेक्टर कांस्टेंट, इसी तरह ओ, इस तरह यो करेक्टर कांस्टेंट। ये हमारे पास सारे करेक्टर कांस्टेंट। तो ए में जो वैल्यू पड़ी हुई है स्विच ए, जो डी पड़ी है, वो डी पहले मैच होगी किसके साथ, ए केस के साथ। अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, नीचे ब्रेक नहीं लिखा हुआ। केस ई पे आएगा, वो भी मैच नहीं कर रहा। केस आई भी नहीं कर रहा, केस ओ भी नहीं कर रहा, केस यू भी नहीं कर रहा। तो केस यू भी जब नहीं कर रहा, तो इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसमें लिखा है सी आउट वॉवल, उसको रन नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पे, डिफ़ॉल्ट में लिख देगा कॉन्सोनेंट। अब लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि एक बार फिर यूज़र ने एंटर किया और अब एंटर किया आई। जैसे ही स्विच आई की तरफ करो, आई पहले मैच होगा ए के साथ, केस ए के साथ मैच हुआ, इक्वल नहीं है। ई के साथ मैच हुआ, इक्वल नहीं है। आई के साथ मैच हुआ, इक्वल है। अब इक्वल है, इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहाँ पे है, इसके बाद तो ब्रेक लिखा ही नहीं हुआ। तो केस आई के बाद ओ यू को करते हुए नीचे आ जाएगा, लिख देगा सी आउट में वावल। तो जो आई होगा वो उसके बदले में प्रोग्राम आपको बताएगा कि ये वावल है, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक को देखेगा, ब्रेक इसके कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा बॉडी ऑफ स्विच से बाहर। बॉडी ऑफ स्विच हमारे पास लाइन नंबर 11 से शुरू हो रही है। अगर आप देखें लाइन नंबर 11 को, कर्ली ब्रेस है, ओपन कर्ली ब्रेस, और 21 पे जो कर्ली ब्रेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, इसके दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये बॉडी ऑफ स्विच कहलाती है। इससे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है ब्रेक जहाँ पे नज़र आता है। ये तो थी हमारे पास दो प्रोग्राम जो कि अच्छी तरह ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए गए कि कैसे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। अब इसके बाद डिफरेंसेस आते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ यानी एल्स इफ़ के साथ स्विच के क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस में हमारे पास एल्स इफ़ और स्विच के कॉलम में आप देख सकते हैं टोटल 6 डिफरेंसेस बयान किए गए हैं। उसमें सबसे पहला डिफरेंस एल्स इफ़ में क्या है कि कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जो कि एक्सप्रेशन में आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। यानी एक्सप्रेशन जो हमारे पास कंडीशन में दी गई है एल्स इफ में, इफ़ कंडीशन, तो वो उसी एक्सप्रेशन के आउटपुट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसी के मुताबिक ट्रू है तो चलाएगा, फॉल्स है तो नहीं चलाएगा। लेकिन यहाँ पे स्विच में क्या है, यूज़र जो एंटर कर रहा है, हमने जितने पिछले प्रोग्राम दोनों एग्जीक्यूट किए, दोनों चला के दिखाए, यानी दोनों मैंने एक्सप्लेन किए, तो उसमें आपने देखा होगा कि दोनों से यूज़र से कुछ मांग रहा है, सी इन के ज़रिए मांग रहे हैं। इसी तरह एक में इंटीजर, एक में नंबर और दूसरे में अल्फ़ाबेट। तो दोनों आप देख रहे हैं कि उस पर डिपेंड कर रहे हैं यूज़र पर कि यूज़र क्या एंटर कर रहा है। यूज़र वावल एंटर कर रहा है तो वावल्स की तरफ जाएगा, यूज़र कॉन्सोनेंट कर रहा है तो कॉन्सोनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। इसी तरह पहले केस में जो पहला प्रोग्राम था उसमें 0 1 और नाइदर 0 नॉर 1 में आप देख सकते हैं उसने यूज़र ने 1 किया तो 1 केस की तरफ, 0 किया तो 0 की तरफ। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है वो है मल्टीपल डिसीजन, मल्टीपल कंडीशंस यूज़ होते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए एल्स इफ में। इफ़ कंडीशन ब्लॉक ऑप्शन में, इफ़ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक ऑप्शन में, एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक ऑप्शन। तो मल्टीपल चॉइसेस के लिए मल्टीपल डिसीजन। वहाँ पे क्या है, एक सिंगल एक्सप्रेशन है स्विच ए प्लस बी जो भी है, उसमें चॉइसेस उसकी 3 4 5 जितने भी आप देना चाहें। एल्स इफ स्टेटमेंट टेस्ट करता है इक्वालिटी और लॉजिकल एक्सप्रेशन दोनों, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ इक्वालिटी देखी जाती है। आपने देखा कि हम सिर्फ मैच कर रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि लॉजिकली वो क्या हो रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स वहाँ पे यूज़ ही नहीं होते। एल्स इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट करता है इंटीजर, कैरेक्टर और लॉजिकल टाइप एक्सप्रेशन, लेकिन
स्विच स्टेटमेंट में आपने देखा, मैंने पहले भी बताया था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जैसे लॉजिकल टाइप एक्सप्रेशन ये अलाउड नहीं है, सिर्फ करेक्टर और इंटीजर वैल्यू को एवेल्यूएट करता है। इसी तरह इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या इफ़ या एल्स, लेकिन स्विच में क्या है, 1 2 3 4 केसेस भी चल सकते हैं अगर आप ब्रेक नहीं डालते। जब तक ब्रेक नज़र नहीं आता वो चलता जाता है, जैसे ही उसे ब्रेक नज़र आता है वो बॉडी ऑफ स्विच से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसमें एल्स इफ में से एक ही चलेगा। यहाँ पे 4 3 जैसे हमने ए ई आई ओ यू के सब केसेस को डाला, उसमें ब्रेक नहीं डाला तो वो लास्ट तक चलता रहा। आखिरी जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि इफ़ अगर कंडीशन में इफ़ कोई भी नहीं चल रहा तो लास्ट वाले एल्स पे जो कि ऑप्शनल है उस पर आ जाता है, और यहाँ पे एल्स नहीं होता, यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर कोई केस भी मैच नहीं कर रहा तो वो लास्ट वाले यानी वो हमारे पास लास्ट डिफ़ॉल्ट पे जंप करेगा। ये तो हमारे पास थी कुछ डिफरेंसेस, यहाँ तक था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, और आखिर में उसका एक कंपैरिजन डिफरेंसेस बयान किए गए। यहाँ तक हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास एक इफ के अंदर दूसरा इफ होना। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड इफ। नेस्ट कहा ही ऐसी चीज़ को जाता है जिसे एक लूप के अंदर दूसरा, और घोंसले को अगर आप देखें वो बना ही ऐसा होता है कि उसके अंदर एक सर्कल के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा, ये ही हमारे पास नेस्टेड का कंसेप्ट यहाँ पे भी है। C++ अलाउ करता है सिर्फ नेस्टिंग ऑफ इफ़ नहीं, इफ़ एल्स भी नेस्टेड हो सकता है, इफ़ एल्स इफ़ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में सिर्फ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है तो हम सिर्फ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की डिफिनेशन क्या है कि एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। सिंटेक्स में आते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास इसका अगर सिंटेक्स देखें आप, इफ कंडीशन, ये जो पहला इफ और उसके साथ कंडीशन है ये आउटर इफ कहला रहा है, हम इसे आउटर इफ कहते हैं क्योंकि ये बाहर है। इसके अंदर एक और है जिसको इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। आप इन जितने भी हमारे पास ये एरोज हैं इससे समझ चुके होंगे कि हमारे पास आउटर इफ मौजूद है, उसकी बॉडी कहाँ से मौजूद है, ये भी बॉडी ऑफ आउटर इफ को आप देख सकते हैं। उस बॉडी ऑफ आउटर इफ के अंदर एक और इफ है जिसको इनर इफ कहा जाता है, और उस इनर इफ की बॉडी हमारे पास मेंशन है एरोस के जरिए। सो हमारे पास आउटर इफ के अंदर इनर इफ होता है, यानी अगर आउटर इफ ट्रू हो गया तो इनर इफ में जाएगा और कंडीशन को चलेगा। अगर आउटर इफ ट्रू नहीं हुआ तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम पढ़ चुके हैं कि वो बॉडी को एग्जीक्यूट ही नहीं करता, तो वो अंदर इफ को जाएगा ही नहीं। इसको समझने के लिए हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन जो पहले लिखा गया है वो है हमारे पास आउटर इफ़। आउटर इफ़ को सबसे पहले एवेल्यूएट किया जाता है इसका रिज़ल्ट के बेस पे इसकी बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर तो ये ट्रू हो गया, अगर तो ये ट्रू हो गया तो ये अपने बॉडी ऑफ आउटर इफ में जाएगा। बॉडी, इसकी बॉडी में क्या है हमारे पास, इसकी बॉडी में इनर इफ होगा और फिर वो इनर इफ को भी इवेल्यूएट करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो ये इनर इफ यानी अपनी बॉडी में नहीं जाएगा और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम पे। अब लेट्स सपोज हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई आउटर इफ की, तो ये इनर इफ में बॉडी ऑफ आउटर इफ में आ जाएगा, यानी अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की तरफ आएगा, उसमें इनर इफ मौजूद होगा। इनर इफ को अब ये क्या करेगा, एवेल्यूएट करेगा, चेक करेगा ट्रू है फॉल्स। जैसे इसने कंडीशन को देखा ये ट्रू है तो अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चलाएगा। अगर तो ये ट्रू नहीं है तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम पे जंप कर जाएगा। इसको बेहतरीन समझने के लिए आगे हमारे पास प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों हमें बाज़ जगहों में प्रोग्राम्स में नेस्टेड इफ़ या नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स इफ़ को यूज़ किया जाता है। तो हम आगे इस प्रोग्राम से मज़ीद अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं नेस्टेड इफ़ का। लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मार्क्स एंटर करना है। वो मार्क्स एंटर करेगा यूज़र। अब
वो मार्क्स अगर तो 0 और 100 के दरमियान है तो वो फिर ये भी चेक करें कि आया 33 से अबाव या इक्वल हैं। अगर 33 से अबाव या इक्वल हैं तो वो पास प्रिंट करे। लेकिन अगर वो 0 और 100 के दरमियान ही नहीं है तो उसे फिर पास का भी दिखाने का हक है। अगर वो 110 है तो फिर कुछ ना दिखाए, और अगर वो 0 और 100 के दरमियान में है तो फिर वो फैसला हो कि वो पास है। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। मेन में आते हैं, लाइन नंबर 6 को आप देखें। इंट एक वेरिएबल लिया ए, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो कि मार्क्स की है। प्लीज़ इंटर अ मार्क्स। मार्क्स इंटर हुए, ए में आए। लेट सपोज हमने मार्क्स इंटर किए 39। सबसे पहले आउटर इफ जो कि लाइन नंबर 9 से शुरू होता है। आउटर इफ में लिखा हुआ ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। ए में वैल्यू थी 39। 39 इज़ ग्रेटर, यस ग्रेटर देन 0, ये हो गया ट्रू। फिर इस दूसरी साइड पे एंड ऑपरेटर के बाद लिख देगा ए इज़ लेस और इक्वल टू 100। 39 इज़ लेस, यस, दोनों ट्रू हो गए। एंड ऑपरेशन में हमने पढ़ा है एंड ऑपरेटर ऑपरेट करता है अगर दोनों हमारे पास ट्रू यानी दोनों 1 1 हैं तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, आउटर इफ ट्रू हो गया। जब लाइन नंबर 9 पे आउटर इफ ट्रू हो गया तो इसकी बॉडी में जाएगा। आउटर इफ की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेकर 13 तक के दरमियान। जैसे ही वो बॉडी में आया तो देखा एक और इफ़ है। जैसे ही उसको देखा, अब इसकी कंडीशन को भी ये इनर इफ़ कहलाता है, और इस इनर इफ़ की इवेल्यूएशन होगी। इनर इफ़ में वो ए में वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पास थी 39। 39 इज़ ग्रेटर, यस ग्रेटर है, ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब इनर इफ़ की बॉडी में लाइन नंबर 12 आती है। अब इनर इफ़ की बॉडी में आ जाएगा, लिख देगा पास, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा पास। ये तो थी हमारे पास एक जो केस है इसका। दूसरा केस ये हो सकता है कि लेट सपोज प्रोग्राम से पूछे प्लीज़ एंटर मार्क्स, यूज़र एंटर करें, मार्क्स एंटर कर दे 102 या -1, जो कि 0 और 100 की रेंज में नहीं आता। 102 एंटर किया, देखेगा ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। 102 इज़ ग्रेटर, ये तो ट्रू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा ए इज़ लेस और इक्वल टू 100, ये तो फॉल्स हो गया। ट्रू एंड फॉल्स हमें दे देता है फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये अपनी बॉडी आउटर इफ अपनी बॉडी में जाएगा ही नहीं और एग्जीक्यूट नहीं करेगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, एंड कर देगा प्रोग्राम। लेकिन एक और केस, अब केस क्या है, लेट्स सपोज 10 मार्क्स एंटर कर दिया, 10 मार्क्स, ए में 10 आ गया, ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर है, ट्रू हो गया। ए इज़ लेस और इक्वल टू 100, लेस है, ट्रू हो गया। दोनों ट्रू हो गए। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इसे ट्रू कर देगा और नीचे आएगा इनर में आ जाएगा, इनर इफ़ में यानी बॉडी ऑफ आउटर इफ़ में आ जाएगा। जैसे ही देखेगा 10 इज़ ग्रेटर, नहीं, इक्वल नहीं, तो दोनों नहीं है तो फॉल्स हो गया, ये पास भी प्रिंट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास यूज़ होता है नेस्टेड इफ। इसी तरह हमारे पास, इसी से हम इफ एल्स भी बना सकते हैं, इसी तरह का इफ एल्स भी होता है। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है और ना ही हमारे कोर्स का हिस्सा है तो हम इसको तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ तक हमारे पास स्विच और नेस्टेड इफ था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लूप्स शुरू करेंगे, और लूप्स में फिर हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन तमाम लूप्स को पढ़ेंगे डिटेल में। यूट्यूब के लेक्चर्स को देखते जाइए और इसी तरह जूम की क्लासेस में ऑनलाइन आते जाएं ताकि आपकी लर्निंग होती जाए, और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको नोट करते जाएं और नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन लाजमी क्लास में कीजिएगा। थैंक यू।